नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के 25 और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जो कि पर्यावरण पर हमारा आधारित था। उसमें हमने 25 सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्नों को कवर कर लिया था तथा आज के इस पार्ट 2 में हम पर्यावरण के 25 और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो कोई भी आपकी जो फूड चेन होती है उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे शाकाहारी होते हैं। तो आप याद रखिएगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपसे जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो जो वन महोत्सव है इसको प्रारंभ किया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है WWF यानी कि जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है वह कहाँ पे स्थित है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। तो आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में WWF यानी कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का हेडक्वार्टर है। अगला हमारा है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है खजूर। जो है यह सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, खजूर। अगला हमारा है, सफोकेशन क्या है। तो सफोकेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव जो होता है उसी को हम सफोकेशन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव को हम सफोकेशन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो मुख्यतः जिम्मेदार गैस होती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तथा इन ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैस आती है, तो आपका हो गया जैसे आपका जलवाष्प हो गया यानी कि वाटर वेपर आपका हो गया, ये ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आपका CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद आपकी मीथेन गैस यानी इसको CH4 से हम डिनोट करते हैं, मीथेन को, मीथेन हो गया। उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट हैं ये ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं तथा ये भी जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन, जलवाष्प आपका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, CH4 यानी मीथेन हो गया। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों जो गैस होती हैं ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं तथा ये जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती हैं। तथा ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही जो हमारे पृथ्वी का तापमान है वह लगातार इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी यानी आपको बताना है कि सबसे अधिक जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है उस गैस को हम क्या कहते हैं। तो ओजोन के लिए सबसे जो हानिकारक गैस मानी जाती है अब तक वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, यह ओजोन परत के लिए सबसे क्षयकारी यानी कि सबसे हानिकारक गैस होती है। तो आप याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो उत्सर्जन होता है मेनली जो गाड़ियाँ होती है, जो गाड़ियाँ होती हैं उनका धुआं होता है, उनसे मेनली यह गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप होता है, यानी जो CFC गैस होती है किन किन गैसों से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है क्लोरीन हो गया आपका। उसके बाद फ्लोरीन यहाँ पे होगा, क्लोरीन हो गया आपका। उसके बाद फ्लोरीन हो गया आपका। उसके बाद कार्बन हो गया। ये 3 मुख्य संगठक है किसके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, CFC। अगला हमारा है, भूतल पर जो CFC होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो CFC गैस होती है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है इसका प्रयोग आपका स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, AC में हो गया आपका। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में हो गया, हेयर स्प्रे में हो गया, शेविंग क्रीम में हो गया। और उसके बाद जितने भी सौंदर्य यानी कि कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें
CFC का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद देखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो स्प्रे कैन डिस्पेंसर हो गया आपका, उसके बाद AC हो गया, उसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके बाद हेयर स्प्रे आपका हो गया, उसके बाद शेविंग क्रीम और कॉस्मेटिक्स के जो सामान होते हैं उसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। तो आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिससे मतलब हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग मान लीजिए आप, जिसके कारण हमारा जो वैश्विक तापमान है, हमारे पृथ्वी का जो तापमान है निरंतर बढ़ रहा है, उसका जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको पता होगा, जो ग्लेशियर जितने भी हैं वह बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं या पिघलने लगेंगे। तो इसका सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ग्लेशियरों पे, यानी ग्लेशियर बहुत अधिक तेज़ी में पिघलने लगते हैं या पिघल रहे हैं, आपको पता ही होगा, जिसके कारण जो दिन प्रतिदिन है समुद्र का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन्हीं के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनके कारण जो समुद्र का तल है वह दिन प्रतिदिन ऊपर होता जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है सुंदरलाल बहुगुणा को भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है। तो इसे आप याद देखिएगा, इन्हीं के द्वारा ही जो चिपको मूवमेंट है, जो चिपको आंदोलन है, उसका आरंभ किया गया था। तो इसे आप याद देखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी माना जाता है। अगला हमारा है सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी आपको बताना है सर्वाधिक जो जैव विविधता है वह कहाँ पे पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है वह कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला हमारा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है आपका लखनऊ में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है जो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे है, आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया, मतलब कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो पृथ्वी दिवस है यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ये डेट आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा है, मतलब आपको बताना है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो जो हाइड्रोजन है उसको हम भविष्य का ईंधन मान रहे हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, जो हाइड्रोजन है उसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है उसको हम पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। तब इसे याद रखिएगा, यह जो ओजोन लेयर है यह सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। इसी कारण इसको हम पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। तब इसे याद रखिएगा, ओजोन लेयर। तथा सबसे अधिक ओजोन लेयर को नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है प्रेजेंट टाइम में, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला हमारा है रेड डेटा बुक का संबंध किससे है। तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं, उनका जो डेटा रखा जाता है, उनकी जो सूची बनाई जाती है तथा उनकी सूची जिस बुक में रखी जाती है उस बुक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक में किन जानवरों की सूची होती है, तो जो विलुप्ति के कगार पे यानी जो विलुप्त होने के कगार पे जीव होते हैं उनका जो डेटा रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, तो रेड डेटा बुक में रखा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा रेड डेटा बुक का जो प्रकाशन है प्रतिवर्ष IUCN के द्वारा किया जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रतिवर्ष रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। अगला हमारा है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स जो USA में स्थित है उस जगह का नाम है विस्कासिन। आप याद रखिएगा, USA के विस्कासिन में एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स स्थित है। तो आप याद रखिएगा, USA के विस्कासिन में। अगला हमारा है CNG का पूरा नाम आपको बताना है। तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप इसे याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूरा नाम होता है किसका, तो CNG का। अगला हमारा है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है।
तो जो ध्वनि प्रदूषण है यह माना जाता है, मान लीजिए कोई जो ध्वनि है अगर वो 35 डेसिबल से अधिक है तो उसको ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाता है, माना जाता है। तो इसे आप यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी ध्वनि है अगर वह 65 डेसिबल से अधिक है तो उसको ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला हमारा है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD टेस्ट यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। तो आप यहाँ देखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। अगला हमारा है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल का पीला पड़ना और उसका क्षरण होने का जो मेन कारण है, मेन रीज़न है, वो है अम्लीय वर्षा यानी जो एसिड रेन है उसी के कारण जो ताजमहल उसका रंग पीला पड़ रहा है तथा वह दिन प्रतिदिन उसका क्षरण हो रहा है। किसके कारण? तो एसिड रेन के कारण। तथा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आप देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दो मुख्य गैसें हैं जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। अगला हमारा है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? तो था जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं उनको स्थापित किया जाता है बाह्य वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर में। जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उनको स्थापित किया जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा, बाह्य वायुमंडल में। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत में विशाल छिद्र पहली बार कहाँ देखा गया था? तो ओजोन लेयर में जो सबसे बड़ा विशाल छिद्र हुआ था वह पहली बार देखा गया था अंटार्कटिका में। तो आप यहाँ देखिएगा, अंटार्कटिका में पहली बार ओजोन लेयर में विशाल छिद्र देखा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है किस प्रदेश में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमलेश @14। विमलेश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस में देंगे वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।